उनमें से 10 चीफ मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड जो भी डॉक्टर थे ये सब फ्रॉड कर रहे थे। वो असम से 90,000 में बच्चों को खरीद के लेके आते थे। ऑब्वियसली इस मेडिसिन को बनाने के लिए गधे की जो होती है, आई मीन डंकी की हाइड्स को, स्किन को उतारा जाता है। जब स्किन को उतारना ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस डंकी को मारना ही पड़ेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 2060 तक तो 100% बढ़ेगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी। जब जीएसटी की ये स्लैब हटाए जाएंगे तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो हिट होगा ही, लेकिन बिहार इलेक्शन में बीजेपी को वोट भी तो भर भर के आएगा। उन्होंने ये बॉल इसलिए बनाई थी जिससे कि शेड्यूल कास्ट के लोग उनकी तरफ ना जा सके। अगर वो किसी तरह से पहुंच भी गए तो वो लोग अछूत हो जाएंगे। 20 अगस्त को होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 3 बिल पेश किए थे। उनमें से एक था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग यदि कोई मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर 30 दिन तक किसी भी सीरियस ऑफेंसिव केस में जेल की कस्टडी में रहते हैं और उससे ज्यादा रहते हैं तो उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीरियस ऑफेंसिव केस में 50 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रहता है तो उसे उसकी पोस्ट से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यू नो दैट हाउ मेनी मिनिस्टर इन करंट यूनियन कैबिनेट मोदी 3.0 आउट ऑफ द 72 मिनिस्टर 28 हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम इन देयर एफिडेविट्स। इनमें से 19 मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट एकदम सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जस्ट लाइक हेट स्पीच, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रेप केसेस भी हैं। अकॉर्डिंग टू द एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोग्राफिक रिफॉर्म, इस टाइम पर इंडिया में 30 सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। इनमें से 12 चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें से 10 चीफ मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड ब्रेवरी। और ये जितने भी मिनिस्टर हैं इन सब के खिलाफ केस डिक्लेयर्ड है। द डाटा इज बेस्ड ऑन द सेल्फ स्वर्न एफिडेविट सबमिटेड बाय द पॉलिटिशियन बिफोर कंटेस्टिंग देयर लास्ट इलेक्शन। यदि तुम ये जानना चाहते हो किसी भी मिनिस्टर या फिर किसी भी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कितने केस हैं विद नेम, तो कमेंट ऑन दिस रील, मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना रिस्क तो ले सकता हूँ। 20 अगस्त को आईटी मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है अगेंस्ट द रियल मनी गेमिंग कंपनी, जस्ट लाइक पोकरबाजी, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल ऐप। अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025, ये जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट वाली ये गेमिंग कंपनी है, जस्ट लाइक पोकरबाजी, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और लॉटरीज ऑनलाइन, उन सबको फिलहाल तो बंद कर दिया गया है। इवन रियल मनी गेमिंग कंपनी जितने भी है इनके प्रमोशन पर भी बैन लगा दिया है। यदि कोई पर्सनालिटी जस्ट लाइक एक्टर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर इन सबको प्रमोशन करता भी है तो उसे अप्रोक्सीमेटली 3 साल की तो सजा होगी और 1 करोड़ का लगभग जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, सारा पैसा उसी में चला जाएगा। क्यों भैया एल्विस? लेट मी क्लेरिफाई, कुछ लोग कहते हैं शायद ई स्पोर्ट भी बंद हो जाएगा। ई स्पोर्ट और बैटिंग ऐप से बहुत अंतर है। ये स्पोर्ट जो है वो स्किल बेसिस पे खेला जाता है, जस्ट लाइक पबजी, फ्री फायर, उसमें स्किल लगती है, 6-7 घंटे लोग खेलते हैं उसके लिए। बट बैटिंग एप्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चांस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन सबको बंद किया जा रहा है। रियल मनी गेमिंग ऐप के बंद होने से 100% इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री से लगभग 2 लाख एम्प्लॉय जुड़े हुए थे, उनका काम खत्म और लगभग 400 स्टार्टअप चल रहे थे, वो भी शट डाउन हो गए। इंडियन गवर्नमेंट को रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री से 20,000 करोड़ का एनुअली रेवेन्यू जनरेट होता था, अब वो भी खत्म। उससे गवर्नमेंट को कुछ तो लॉस होगा। फिनटेक एंड डिजिटल कंपनी जो पेमेंट वाली है उनके लिए एनुअली 20 से 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर रेवेन्यू जनरेट होता था, अब वो भी उनका लॉस चला जाएगा। एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को एनुअली 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था और वो भी अब इसमें लॉस में जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का तो नुकसान इंडिया को होना ही है, क्योंकि 25,000 करोड़ का फॉरेन से एफडी होती थी, अब वो भी चली जाएगी। बेटिंग एप्स के बंद होने से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इससे एक नया फील्ड निकल के आएगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट को बढ़ावा देगी। स्पोर्ट मतलब जो पबजी, ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी होती है जिसमें रियल मनी डिपॉजिट नहीं हो पाता है, उससे ई स्पोर्ट बोलते हैं। ई स्पोर्ट में थोड़ा स्किल भी लगती है, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल के ऊपर। उसमें जितना तुम प्रेफर करोगे उतना बेटर होगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट बढ़ावा देगी, फिर वो एक नया मार्केट बनेगा, फिर वहां से लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा एंड ऑल सेट। तू क्या गरीब देख रहा है? तू तो वहां भी पैसे नहीं लगाता था। 2 अगस्त को द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है और उसकी हेडलाइन होती है द बिजनेस सेलिंग बेबीज। ये खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद सिटी की है, जो कि हैदराबाद के जस्ट पास ही है। हैदराबाद आल्सो नोन एज ए सिग्निफिकेंट हब फॉर द मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। इन अगस्त 2024 सोनम सिंह एंड हर हस्बैंड अक्षय कुमार ट्रेवल टू सिकंदराबाद फ्रॉम राजस्थान फॉर एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिनको नहीं पता आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सैरोगेट्स क्या होती है, मैं उनको मोटा मोटा बता देता हूँ। वो कपल जो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा एक्टिव होते हैं और पेरेंट्स भी बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जो लेडीज होती है, उसकी फीमेल लेडीज होती है, वो अपने पास प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती है, तो कपल वो क्या करते हैं, वो अपने स्पर्म और एग के सैंपल को डॉक्टर को दे देते हैं और अपने वो सैंपल को वो डॉक्टर लैब में ले जाता है। लैब में ले जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो एक एम्ब्रॉय डेवलप होता है। फिर उस एम्ब्रॉय को सैरोगेट्स की यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सैरोगेट्स वो होती है जो बच्चे को 9 महीने तक
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो शी इज कॉल्ड सरोगेट्स मदर। बैक टू पॉइंट, दे रीच द सिकंदराबाद एंड दे फाउंड यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर नियर द रेलवे स्टेशन व्हिच प्रॉमिस देम 85% सक्सेस रेट फॉर एन IVF प्रोसीजर। नेक्स्ट डे दे मेट द डॉक्टर। फिर डॉक्टर के साथ वो सब बातें शेयर करते हैं, डॉक्टर के साथ जितनी प्रोसीजर होती है उसके बारे में पूछते हैं, उसके साथ उससे कॉस्ट भी पूछते हैं कितनी कॉस्ट लगेगी। डॉक्टर पूरी प्रोसीजर के बारे में उनको बताता है और उनके लिए वो कपल्स होते हैं उनसे 30 लाख रुपए में कन्विंस कर लेता है उनके लिए। इवन ऑल ओवर द इंडिया में इसकी जो मेडिकल रिसर्च है, जितनी भी जांचें होती हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट होती है एक IVF की, वो लगभग 2 से 6 लाख रुपए पड़ती है एक साइकिल की। बट उसने इतनी ज्यादा कॉस्ट ले ली, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। 30 लाख रुपए एक IVF साइकिल के लिए, झोला तो यही हो गया ना। उसके बाद 5 जून 2025 को नियरली a year later सोनम एंड अक्षय वर हैंडेड अ बेबी एट लोटस हॉस्पिटल इन विशाखापट्टनम। जब वो कपल उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत शक होता है। फिर वो सोचते हैं इसका DNA टेस्ट करा लेते, क्या चक्कर है। फिर वो नम्रता क्लिनिक जाते हैं, वो DNA टेस्ट के लिए रिफ्यूज कर देती है भाई। उसके बाद उस DNA सैंपल को फ्रांसिस लेबोरेटरी दिल्ली भेजा जाता है। जब उस DNA का रिजल्ट आता है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता पड़ता है वो बच्चा उनका है ही नहीं। अक्षय और सोनम वापस तेलंगाना जाते हैं, वहां पर जाकर पुलिस कंप्लेन करते हैं। जब पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तब पता चलता है जो IVF सेंटर है विदाउट प्रॉपर लाइसेंसिंग के चल रहा है। उसके बाद डीपली इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है और डीपली जानकारी निकलती है जो भी डॉक्टर थे ये सब फ्रॉड कर रहे थे, वो असम से 90,000 में बच्चों को खरीद के लेके आते थे, फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 30-20 लाख रुपए में उन्हें बेच देते थे। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और जो कि इलीगल इंडिया में बहुत टाइम पहले से ही, कोई भी सही चाइल्ड ट्रैफिकिंग सही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सही, ऑलरेडी इंडिया में वर्ल्ड में इलीगल है। उसके लिए अच्छे नियम है, अच्छी सजाएं मिलती हैं। रिलीजियस सेंटीमेंट आपको हट करती है तो आप सुनकर जाइए। 14 जुलाई को कर्नाटका के हुल्लीकट्टी गांव से खबर आती है कि वहां के गवर्नमेंट स्कूल में किसी ने पॉइजन मिला दिया है। कुछ टाइम के बाद उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उस वाटर टैंक को पानी को पीते हैं और वो लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं। उन सब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो सब ठीक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ नहीं होती है। पर ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज द इंटेंशन ऑफ इंश्योरिंग द ट्रांसफर ऑफ अ मुस्लिम हेडमास्टर। पहले तो सबको लग रहा था ये सब हेडमास्टर ने किया है, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी हुई, उस वाटर टैंक की डीपली इंक्वायरी हुई, तो पता चला जहाँ से उसने जिस पॉइजन को खरीदा था, जिस शॉप से खरीदा था, उस शॉप ओनर ने खुद बताया कि ये हेडमास्टर ने नहीं किया, ये तो किसी और ने किया है। उसके बाद 3 पर्सन इंक्लूडिंग श्री राम सेन, तालुक प्रेसिडेंट सागर पाटिल एंड हैव बीन अरेस्टेड फॉर पॉइजनिंग द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन होलीकट्टी। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कुछ लोग अपनी इंटरनल भड़ास को मिटाने के लिए अदर कम्युनिटी के साथ किस हद तक गुजर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रांसफर के लिए उन्होंने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। अब तुम समझ सकते हो उनके अंदर किस हद तक नफरत भरी हुई है। India is the most populated country right now, but here is the twist. Families in India are having fewer kids than ever, just like rest of the world. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के डाटा को TFR टोटल फर्टिलिटी रेट से निकाला जाता है कि किस टाइम पर उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी और किस टाइम पर उस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी। What is TFR? It means on an average एक वुमेन के पास अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे हैं। करंटली इंडिया की TFR 2.1 है। It is good a country for better पॉपुलेशन स्टेबल। अगर किसी कंट्री की TFR 2 पॉइंट से कम होती है, मीनवाइल 1 हो जाए या 1 से कम हो जाए, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन होती है वो एक टाइम पे जाकर कम हो जाती है और वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाता है। यदि किसी कंट्री की TFR 2 से ज्यादा है, मीनवाइल 3-4 है, तो उस कंट्री की हालत जस्ट लाइक इंडिया जैसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत है। Back to history, in the mid 1960, India had a very high TFR of around 6.0. It means on an average प्रत्येक वुमेन के पास अपने लाइफ टाइम में उस टाइम पर 6 बच्चे थे। The global TFR at the time was also high but significantly lower than India at around 5.4. But 1960 to 2020 both rates had plummeted. India's TFR dropped to around 2.0, falling just below the replacement level. The global TFR, while also declining, was still slightly higher, approximately 2.4. अगर तुम इंडिया के TFR डाटा को अदर कंट्री से कंपेयर करते हो तो इट मे बी नॉट गुड और बैड। अफ्रीका हैज हाईएस्ट विद कंट्री लाइक नाइजर एट 6 किड पर वुमेन, बट यूरोप इज द लोवेस्ट विद कंट्रीज लाइक इटली, साउथ कोरिया around 1.3 TFR. Such big countries, China is a 1.0, USA 1.6 and India is 1.9. So India is actually below the world average but still higher than many rich countries. किसी भी कंट्री का TFR कम होना या फिर वर्ल्ड वाइड TFR कम होना, उसके कई सारे रीजन है। जैसे उस किसी भी कंट्री का बेटर एजुकेशन होना, उसके बाद वहाँ पर जो वुमेन है उनका वर्किंग एरिया पर जाना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कपल्स होते हैं वो अपने बच्चों को इसलिए ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं कि वो हमेशा उनका बजट डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ लोग तो इंडिया में सोचते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है यार वो तो। अब तो तुम कुछ भी करो, स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन 2060 तक तो 100% बढ़ेगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर जाकर इंडिया की पॉपुलेशन रुक जाएगी, एकदम स्टेबल हो जाएगी, जस्ट लाइक यूरोप, ईस्ट एशिया,
उस टाइम पर मेरा मतलब है उस टाइम पर ग्रैंडफादर तो ज़्यादा होंगे, लेकिन बच्चे जो किड्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारी जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। फिर नहीं लगता कि हम किसी से कंपेयर करेंगे। इट डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत कम होगी उस टाइम पर। आप लोग हमेशा कहते हो गधा ही है, गधा क्या ही कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में डंकीज की पॉपुलेशन डे बाई डे बहुत तेजी से घटती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द यूके बेस्ड चैरिटी रिपोर्ट, नियरली 6 मिलियन donkeys are killed every year globally to produce a traditional Chinese medicine. It is called Ezio. I think कैसे प्रोनाउंस करते हैं, Ezio, Azio। ऑब्वियसली इस मेडिसिन को बनाने के लिए गधे की जो होती है, आई मीन डंकी की हाइड्स को, स्किन को उतारा जाता है। जब स्किन को उतारना ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस डंकी को मारना ही पड़ेगा। चाइनीज का मानना है जो ईजियो मेडिसिन है, बेसिकली इसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, लेकिन वहाँ के एक्सपर्ट बताते हैं जो ईजियो मेडिसिन है वो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और इसका कोई डीपली इफेक्ट है नहीं। ईजियो मेडिसिन की चाइना में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ओवर द पास्ट ईयर 2021 में चाइना में 15,700 टन ईजियो मेडिसिन बनी थी, जिसके लिए 6 मिलियन डंकीज को किल किया गया था। और आने वाले ईयर में आई मीन 2027 तक, अगले डिकेड जो है, वहां पर 18,000 टन ईजियो मेडिसिन की जरूरत है, जिसके लिए 6.8 मिलियन डंकीज को मारना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इन 1990 चाइना में डंकीज की पॉपुलेशन 11 मिलियन थी, जो कि 87% से घटकर 2023 में आई थिंक ऐसी 1.5 मिलियन रह गई है। मुझे लगता है 2025 चल रही है तो वो पॉपुलेशन भी खत्म कर दी होगी इन लोगों ने। यार ये लोग चाइनीज लोग क्या क्या खाते हैं, कुछ टाइम बाद ऐसी नौबत आ जाएगी शायद ये ह्यूमन को भी खाना चालू कर देंगे। तेरा नंबर भी आएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 2015 से 2025 तक 51.3% ओनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चाइना को डंकीज एक्सपोर्ट किए गए हैं। अब तुम समझ सकते हो वहां से कितने ज्यादा इन्होंने डंकी खरीदे होंगे। यू आल्सो नोन एज, जो डंकी होते हैं वो लेबर वर्क में काम आते हैं। जब ये लेबर वर्क में काम आते हैं तब इन्हें डंकीज को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चुरा लिया जाता है या फिर उन्हें बेच दिया जाता है। फिर उनकी जगह वुमेन को फोर्सली वो काम करना पड़ता है। जो लड़कियां होती है स्कूल में पढ़ती है उन्हें भी फोर्सली उस वर्क में लगा दिया जाता है। सच एज कंट्री जो ऐसा होता है वो होता है घाना में होता है, नाइजीरिया में होता है, ज्यादातर वो होता है अफ्रीका में ही होता है। तो अब तुम समझ सकते हो वहां कितनी प्रॉब्लम आ रही है बिना डंकीज के, क्योंकि दिमाग तो उनके घुटनों में ही है ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर थोड़ा बहुत टाइम टेलीविजन देखते हैं तो आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट कास्ट सेंसस कराने वाली है, जातीय जनगणना। फिर क्या होगा, हर कास्ट का टोटल पॉपुलेशन का डाटा निकल कर आएगा। फिर उस कास्ट पॉपुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग ये पॉलिटिशियन मैक्सिमम कास्ट पॉपुलेशन को वोट पाने के लिए मिनिमम कास्ट पॉपुलेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जो कि बहुत टाइम पहले से ही अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के साथ करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आज भी हो रहा है। आपको पता है तमिलनाडु के करो टाउन के अपर कास्ट के लोगों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों से बचने के लिए 200 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची एक अनटचेबिलिटी वॉल बना ली। अनटचेबिलिटी वॉल 200 फीट लंबी, 10 फीट ऊंची। अब तुम समझ सकते हो किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन पहुंच चुका है। उन्होंने ये वॉल इसलिए बनाई थी जिससे कि शेड्यूल कास्ट के लोग उनकी तरफ ना जा सके। अगर वो किसी तरह से पहुंच भी गए तो वो लोग अछूत हो जाएंगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोगों में और अपर कास्ट के लोगों में क्या अंतर है? एजेड ब्लड उनकी बॉडी में, एजेड ब्लड आपकी बॉडी में, एजेड ब्लड मेरी बॉडी में है। बट अगर किसी चीज का अंतर है वो तुम्हारी छोटी सोच का, तुम्हारी सोचदानी छोटी है। सोचदानी बोला है मैंने। और जिस कम्युनिटी ने ये अनटचेबिलिटी वॉल बनाई है वो खुद अपर कास्ट में नहीं आते हैं, वो खुद तातई नाइचर कम्युनिटी में आते हैं, जो कि इंटरमीडिएट कास्ट है एक। मैं हमेशा से यही सोचता था ये कास्ट, इंटरमीडिएट कास्ट, हिंदू, मुस्लिम और ये रिलीजन के नाम पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब पता चल रहा है कि पूरे भारत में ये सब हो रहा है। इवन अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती है। उनके कल्चर को लेके, वहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर हमेशा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है। आपको तो पता ही होगा हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम कितना स्लो है। अक्रॉस द नेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 46 मिलियन केस पेंडिंग है एंड हाई कोर्ट में 6.3 मिलियन केस पेंडिंग है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी 86,000 केस पेंडिंग है। अरे यार, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के तो क्या ही कहने हैं। वो खरगोश और कछुआ की जो रेस हुई थी जिसमें खरगोश हार गया था, अगर उस हारे खरगोश की तुम इंडियन जुडिशरी सिस्टम से रेस करवाओ तो उसमें वो खरगोश जीत जाएगा। अरे इनकी रेस उस खरगोश से तो है भी नहीं, इनकी रेस तो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग से है। नहीं, ये कट कर देना। You know that how many Indians are in foreign jail? Let me tell you. नहीं भटका नहीं रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ। गजब टू बी बाज आदमी। There are 10,152 Indian prisoners, including under trial in foreign jails. According to the Ministry of External Affairs, the highest number of Indians, nationals including under trials, are in jail in Saudi Arabia and the UAE, with both countries holding over 2,000 prisoners. Other Gulf nations such as Bahrain, Kuwait, and Qatar, which host large number of Indian blue-collar workers. Meanwhile, Nepal has 117 Indians in jail, while Malaysia holds 338 prisoners.
द रिपोर्ट आल्सो मेंशन्ड दैट 173 इंडियंस आर करंटली इम्प्रिजन्ड इन चाइना। फिलहाल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जितने भी केस हैं इन सबको इंडिया ट्रांसफर कराने की बात करी है। देखते हैं कहां तक मामला पहुंचता है। लेकिन जो इंडिया के जजेस है यार, वो तो यही कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हमसे ना हो पाएगा भाई, मुझे माफ कर दो। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा होगा, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर टेक ओवर द जापान बाय IMF डाटा। इट इज ट्रू। Let me explain you how does the World Bank classify countries by income. When people talk about the countries as poor or rich, they can mean many different things. But for policymaker and researcher have a way to compare countries' income. It is called per capita income. Basically, World Bank किसी भी कंट्री के इनकम डाटा को इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम से डिफाइन करती है, जिसे आप GNI ग्रोस नेशनल इनकम कहते हैं। किसी भी कंट्री की ग्रोस नेशनल इनकम निकालने के लिए उस कंट्री की ग्रोस नेशनल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से भाग कर देते हैं, I mean डिवाइड कर देते हैं। फिर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाती है। इसी डाटा को यूज करके वर्ल्ड बैंक जो है वो सभी कंट्री को 4 ग्रुप में डिवाइड करती है। वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है उन्हें लो इनकम ग्रुप में रखा जाता है, एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $1135 से $4495 तक है उन कंट्री को लोअर मिडिल ग्रुप में रखा जाता है, और इंडिया इसी कंट्री ग्रुप में आती है। एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $4495 से लेकर $13,735 तक है उन सभी कंट्री को हाई इनकम ग्रुप में रखा जाता है। एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $13,765 से ऊपर है उन कंट्री को अपर लिमिट वाले ग्रुप में रखा जाता है। उनके पास तो इतना पैसा है, गिनने की जरूरत ही क्या है, वो तो दूर से ही हमें गरीब फील करा देते हैं यार, ये गरीब की माँ की। वर्ल्ड बैंक ने इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फर्स्ट टाइम 1980 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस क्यों किया है? क्योंकि जितनी भी कंट्री है उन सबका क्लासिफिकेशन डाटा निकालकर उन सबको लोन प्रोवाइड किया जा सके, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया। सफेद कपड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब AI है, समझ रहे हो? और तुम्हें बताए क्यों नहीं जाए? तुम हट हो जाते हो, तुम गरीब हो, दिखते नहीं हो। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने 103 मिनट का लेक्चर दिया, 103 मिनट का, जिसमें शुरुआती 20 मिनट में हर साल की तरह बोर किया। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बेसिकली इस लेक्चर में स्पीकर एज ए प्राइम मिनिस्टर हम सबको बताते हैं कि पिछले लास्ट ईयर में हमने क्या किया और हमारे अचीवमेंट क्या रहे और हमारे क्या क्या प्लान थे, और अगले साल की बात करते हैं हमारी क्या पॉलिसी है और हम क्या क्या करेंगे और हम किस किस पर डेवलपमेंट करेंगे। तुम डेवलपमेंट के प्लान कर रहे हो, मैं 2025 को लेके टेंशन में बैठा हूँ भाई। मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। पीएम मोदी ने इस लेक्चर में मेजर अनाउंसमेंट किए, जैसे 12% और 18% GST स्लैब को 90 to 99% आइटम पैसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। जब GST की ये स्लैब हटाए जाएंगे तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो हिट होगा ही, लेकिन बिहार इलेक्शन में बीजेपी को वोट भी तो भर भर के आएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऑल्सो पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की बात की। इंडिया 2035 तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम खुद बिल्ड करेगा, जिससे कि हमें राफेल को ब्रिटेन से नहीं खरीदना पड़ेगा और सुकोई को शायद रशिया से नहीं खरीदना पड़ेगा। इंडिया 2025 के एंड तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा। इसी के चलते इंडिया AI, साइबर सिक्योरिटी, डीप टेक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकेगा, I mean इन्हें इनोवेट कर सकेगा, जिसके चलते इंडिया ग्लोबल लेवल पर इस चीज में कम्पीट कर पाएगा। और सबसे मेजर अनाउंसमेंट मोदी जी ने ये करी, इंडिया आने वाले टाइम में अपने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। 2047 तक इंडिया कम से कम 10 न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट लगाएगा। पर ये भी तो हो सकता है, ये सब भविष्यवाणी झूठ भी तो हो सकती है। अगर ये सब भविष्यवाणी झूठ निकली बाबा जी की, तो शायद हो सकता है लोकचंद्र का विनाश हो जाए। अब तुम पूछोगे लोकचंद्र कौन है, तो तुम खुद पूछ लो ना जाके। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा। नहीं, भटका नहीं रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ।